मॉर्निंग बच्चों। हमने जैव प्रक्रम पाठ में पिछले वीडियो में किया था पादपों में परिवहन। आज हम करेंगे उत्सर्जन। ठीक है, आज शायद उम्मीद है भी जैव प्रक्रम लेसन हमारा पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और बड़ा भी है और सबसे ज़्यादा नंबरों का लेसन है ये। तो आज हम करेंगे उत्सर्जन। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो बता रखे मैंने आपको पीछे 6ठी 7वीं 8वीं क्लासों में आया उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन का मतलब होता है भी हमारे शरीर के अंदर है जो उपापचय क्रियाएं होती है ना, उपापचय क्रियाओं के बारे में बताया है मैंने भी। अपचय उपचय, उस दौरान क्या है हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जैसे यहाँ कहते हैं हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थ। वर्ज्य मतलब जो हमारे शरीर में जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, हमारे शरीर के हानिकारक है, उनको शरीर से बाहर निकालना कहलाता है उत्सर्जन। उत्सर्जन जैसे वाष्पोत्सर्जन किया था, वाष्प का निकलना उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बात करते हैं मानव में उत्सर्जन। तो ये चित्र मैंने पहले ही भेजा है आपको। उत्सर्जन थोड़ा बता दूं मैं, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामक चित्र बना करके वर्णन कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये चित्र आपको बनाना है, बना भी लिया होगा, मैंने पहले भेजा भी था। ठीक है, वीडियो थ्रू चित्र भेजा था, डायग्राम। तो यहाँ ये उत्सर्जन तंत्र है। तो कहाँ शुरू होता है? अभी हमारे उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क होते हैं जिसको बोलते हैं किडनी, गुर्दे। अपनी भाषा में बोलते हैं गुर्दे, साइंस की भाषा में बोलते हैं वृक्क, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको किडनी। ठीक है, ये 2 होते हैं, एक ये है और एक ये है। उसके बाद बाएं वृक्क शिरा, वो मैं बताऊंगा शिरा, क्योंकि हमारे अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ना वो बनते हैं यकृत में। यकृत क्या करता है, जो भी खाते पीते हैं ना उसमें से जो अपशिष्ट जो हानिकारक होते हैं वो अलग करके यकृत के पास भेजता है। किसके पास है? वृक्क के पास। यहाँ भेजता है वृक्क के पास। उसके बाद फिर वो वृक्क क्या करता है भी, जो काम की चीज़ होती है वो रख लेता है, जो अपशिष्ट होता है वो छान करके आगे भेज देता है। मैं आपको भी बताता हूँ। तो वृक्क के पास ये 2 प्रकार की नलिकाएं होती है, जैसे ये मूत्रवाहिनी, ये और ये मूत्रवाहिनी है ये। इसके बाद ये है मूत्राशय। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये वृक्क जो है ना, ये खून, उसको खून में से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, क्योंकि खून के द्वारा भेजेगा यकृत, तो अपशिष्ट पदार्थों को क्या करेगा, अलग करके खून को वापस हृदय में भेज देगा, और अपशिष्ट पदार्थ जो है मूत्र मार्ग या मूत्राशय से शरीर से बाहर हम त्याग देंगे। उसी प्रकार फेफड़े भी हमारे जो है CO2 त्यागते हैं, ये क्यों? हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपशिष्ट है, तो वो भी एक। तो ये है हमारा मानव उत्सर्जन। तो इसमें आपको बताने 2 वृक्क होते हैं, सेम के बीज के आकार के। हमारे पीछे रीढ़ की जो हड्डी है ना, बैकबोन, उसके दोनों साइड में होते हैं वृक्क। उनसे निकलती है ये मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी खुलती है मूत्राशय, मूत्राशय खुलता है मूत्रमार्ग द्वारा। ठीक है, ये आ गया हमारा नामक की चित्र। और ये उसके बाद अब यहाँ ये कहता है भी इसके अंदर क्या होते हैं। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के थोड़ा बताता हूँ भी। वृक्क क्या होता है, इस प्रकार होता है वृक्क, इस प्रकार है ये। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत छोटी छोटी इकाइयाँ होती है, बहुत सारी ऐसी 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 ऐसी। इन इकाइयों को हम बोलते हैं वृक्काणु। क्या बोलते हैं? वृक्काणु बोलते हैं। और ये वृक्काणु ही मिलकर के इस खून में से जैसे अपशिष्ट पदार्थ है उसको अलग करती है और ये मूत्रवाहिनी में डाल देती है। ठीक है, ये बहुत सारी होती है, एक में लाखों वृक्काणु होते हैं एक किडनी में। क्यों? 2 किडनी है, 2 गुर्दे हमारे शरीर में, तो लाखों वृक्काणु है। ठीक है, तो ये वृक्काणु इस खून को साफ करते हैं। कहने का मतलब हमारे खून को छानते हैं, छान करके इसमें जो अपशिष्ट होता है उसको बाहर निकाल देंगे और खून को वापस हृदय में भेज देंगे। ठीक है, तो ये वृक्काणु शब्द याद रखना आप। अब मैं आपको बताता हूँ भी कैसे काम करेगा वृक्काणु। ये है वृक्काणु, मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ, मैं अपने तरीके से समझाऊंगा आपको। ये वृक्काणु है, ये वृक्काणु की संरचना है। ये खून उसके अंदर होती है, जैसे किडनी होती है ना, ऐसे इस प्रकार इसके अंदर ये गुच्छ से बहुत, ये तो बहुत बड़ी संरचना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई गई है। इस प्रकार बहुत सारी ऐसी संरचनाएं होती है इस प्रकार की, ये बनती है। तो
अब मैं बताता हूँ आपको विरकाणु क्या है। ठीक है, एक सेकंड, मैं खुद का मैंने चित्र बनाया है, आपको चित्र बना करके अच्छी तरह से इसकी क्रियाविधि समझनी है। ये है विरकाणु संरचना। जो चित्र में दिखाया है वो सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा मैं। इसमें विरकाणु की संरचना भी आ गई और विरकाणु की क्रियाविधि आ गई, और मूत्र को या यूरिया को या अपशिष्ट पदार्थ को अलग करने का तरीका भी इसमें सारा कुछ आ गया। तो यहाँ क्या होता है कि ये अपवाही धमनी है। ये अपवाही धमनी ये क्या करती है कि यकृत से अपशिष्ट पदार्थ को लेकर के खून, रक्त, रुधिर को ये आती है। ये है बोमन संपुट। ये इस प्यालेनुमा संरचना को बोलते हैं बोमन संपुट। इसके अंदर आता है खून। ये है केशिका गुच्छ है। ये कोशिका नहीं, केशिका, क्योंकि हमारे बुक में ना कोशिका लिखा हुआ है, कोशिका नहीं है, केशिका गुच्छ है ये। क्योंकि मैंने आपको बताया था धमनी, सीरा और उनको जोड़ने वाले बीच की जो पतली नलिका होती है उसको बोलते हैं केशिका। उसके बाद ये जो प्यालेनुमा संरचना वो खुलती है विरकाणु नलिका में। ये विरकाणु नलिका खुलती है जहाँ, कहाँ जा करके, संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका खुलती है जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था, मूत्रवाहिनी। दो थी ना, दोनों गुर्दों से। तो ये सारे बहुत सारी यूनिट मिल करके उसमें सारी की सारी खुलती है। और ये फिर खून जो है ना, ये चला जाता है कहाँ, अपवाही शिरा के द्वारा। तो अब एक थोड़ी सी और बात नोट करना। मैंने कहा था धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, शिरा के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन फिर है। अपवाही धमनी जो है यकृत से खून लेके जा रही है ना, उसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ हैं, यूरिया है, कुछ लवण है, कुछ और है। तो ये थोड़ा हम कह सकते हैं इसमें भी अशुद्ध रक्त है। और ये वापस जो जाएगा ये साफ जाएगा। क्यों? यूरिया और वो यहाँ अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना विरकाणु की रचना होगी। ये क्या क्या होगी? अपवाही धमनी, ये बोमन संपुट, ये केशिका गुच्छ जो बीच में गुच्छा सा बना हुआ है इस प्रकार का, इसको ऐसे बनाया, नलिका बना लो, वैसे नली बना करके ये संग्राहक नलिका होगी। और ये जो केशिका है ना, ये केशिका गुच्छ है, ये इसकी केशिका इसके साथ साथ ऐसे जा रही है। ये केशिका है, ये ऐसे जा करके इसमें खुलती है। ये जो खून, स्पेशल खून के लिए ये। अब देखो कैसे काम करेगा। जैसे यहाँ यूरिया युक्त या अशुद्ध अपशिष्ट लेकर के खून आता है अपवाही धमनी के द्वारा, किसमें, केशिका गुच्छ में, इसमें यहाँ ये खून क्षमता है। इसमें जो अपशिष्ट होता है, यानी जैसे कि यूरिया, कुछ लवण, कुछ एमिनो अम्ल और कुछ जल, ये निकलता है और क्षण करके इस नली में से गुजरता है। ऐसे इस नली में से गुजरता है, जैसे विरकाणु नलिका में। ठीक है, लेकिन उसके अंदर ग्लूकोज भी होता है। तो अपशिष्ट तो ठीक है निकल गया, लेकिन इसके साथ कुछ उपयोगी चीज़ें थी, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, कुछ लवण है, और है कुछ उपयोगी चीज़ें हैं जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। तो उनको पुनः रीऑब्जर्व यानी पुनः अवशोषित करना होता है। तो पुनः अवशोषित करने के लिए ये जो केशिका जा रही है ना, ये साथ साथ केशिका कुछ ये खून वाली केशिका जा रही है, ये क्या करती है, जो उपयोगी चीज़ होती है ना, इसमें तो खून है, सिर्फ खून तो नहीं निकलेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर तो क्या है, यूरिया, जल, ग्लूकोज या एमिनो अम्ल, कुछ उपयोगी चीज़ें होती है। उनको पुनः अवशोषित करके ये केशिका जो है ना, ये कहाँ डालती है, अपवाही शिरा में। और अपवाही शिरा क्या करती है, फिर हमारे हृदय में खून को ले जाती है। उसके बाद जो यूरिया बचती है, कुछ थोड़ा बहुत एमिनो एसिड अगर होता हो तो, लवण है, जल है कुछ, वो यहाँ इस नलिका के द्वारा आता है संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका से आता है मूत्रवाहिनी, और मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में चला जाता है। ठीक है, तो ये है इसकी कार्यविधि, यानी हमारे मूत्र छनन क्रिया विधि है ये, पेशाब या यूरिया। क्योंकि हमारे पेशाब के अंदर क्या होता है कि 95% यूरिया पानी होता है, जल होता है। 95 यानी 95% क्या होता है, जल होता है। और 5% में 2.5% जो होती है ना, वो यूरिया होती है। यूरिया जो खेतों में हम डालते हैं, और कुछ लवण अकार्बनिक पदार्थ समथिंग होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा उत्सर्जन मानव में, और उसमें कुछ रह जाता है तो अभी देखते हैं। एक चीज़ है मुझे पता है अभी ये अब ये है अपोहन।
एक सेकंड, ये है अपोहन। अपोहन कृत्रिम वृक्क है ये, यानी जिसकी गुर्दे या किडनी जो काम नहीं करती ना, तब हमें क्या करना पड़ता है, डायलिसिस करना पड़ता है। शायद नाम सुना होगा, किसी के अड़ोस पड़ोस में किसी को समस्या आई हो तो अपोहन को इंग्लिश में बोलते हैं डायलिसिस, अपोहन। इसमें अपोहन आपसे पूछे तो प्रश्न ये बनता है भी कृत्रिम वृक्क को हम क्या कहते हैं, अपोहन। अगर किसी के गुर्दे खराब हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, अपोहन। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिल्कुल सेम चीज़ जो गुर्दे के अंदर जो होती है ना, वृकाणु वृकाणु नलिका, ये सारी बनी हुई है, इसका संपर्क बाहर किया जाता है। तो बाहर से क्या होता है कि ये खून जो है ना, वो ग्लूकोज लेकर के इन नलिकाओं में से गुजरेगा और यहाँ जो यूरिया ग्लूकोज जो भी उपयोगी अनुपयोगी चीज़ें हैं वो लेकर के यहाँ आएगा। यहाँ से फिर क्या है कि जो अपशिष्ट होता है ना, उसको ये सेल्यूलोज की बड़ी नलिकाएं होती है बीच में, वो अवशोषित कर करके अलग कर देगी यूरिया और इसको, और जो है खून है और है उपयोगी चीज़ है वो वापस कहाँ चली जाएगी, खून के द्वारा वापस चली जाएगी वो। इसको बोलते हैं डायलिसिस या अपोहन। तो ये सिर्फ उन मरीजों के लिए है जिनके गुर्दे खराब हो जाते हैं, किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है कीटाणु जीवाणु रोगाणु के द्वारा, या कुछ और हो जाता है तो। ठीक है, उसके बाद पादपों में उत्सर्जन क्या होता है कि पादपों में कोई ज़्यादा वो नहीं है। पादप, एक बात ध्यान रखना आप, जो पौधों के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ होते हैं ना, वो हमारे लिए उपयोगी है। हमारे द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ है वो पौधों के लिए उपयोगी है। जैसे यूरिया, हम मूत्र में क्या यूरिया है, वो पौधों के लिए फायदेमंद है। और पौधे ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं तो पौधों के लिए वो फायदेमंद नहीं है, तो वो हमारे फायदेमंद है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो पौधों के लिए फायदेमंद है। तो इनमें क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थ कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, कोई जैसे गोंद है, रेजिन है, उनका अपशिष्ट है ये, जैसे शायद यहाँ दिया होगा, ये संचित रहता है रेजिन गोंद। इससे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि छाल आपने देखी होगी, पेड़ों की छाल, उस पर चिपचिपा पदार्थ चिपका रहता है, उसको गोंद कहते हैं। तो पौधों से हमें गोंद प्राप्त होता है। तो ये गोंद है, रेजिन है, ये चीज़ें क्या है, ये इनके अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। तो अब ये प्रश्न आ गया 3, वृकाणु क्या है, रचना क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। वृकाणु का बता दिया मैंने, वो चित्र आपको बनाना है, चित्र भी मैं डाल दूंगा साथ में। उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं, उत्सर्जित पदार्थ का छुटकारा पाने के लिए, इसके ऊपर दिया है ना अभी। पादप में क्या होते हैं कि जैसे छाल है और इनके अंदर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनके द्वारा उनको निकाल देते हैं, जैसे पत्तियों के रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहते हैं मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन। इसमें क्या होता है कि जैसे गर्मियों का टाइम होता है ना, तो गर्मियों में पसीना बहुत आता है। पसीने में तो क्या होता है, जल ही होता है और कुछ लवण होता है, नमक होता है। तो सर्दियों में मूत्र जो है या पेशाब जो है वो ज़्यादा आता है और गर्मियों में कम आता है। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग के पास एक पीयूष ग्रंथि है। वो पीयूष ग्रंथि क्या करती है कि ये जो मैंने अभी आपको बताया था नेफ्रॉन के बारे में, ये एक सेकंड, ये इसमें इसके पास एक हार्मोन स्रावित करती है भी, जैसे पानी जब अगर शरीर में कम हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि पसीना ज़्यादा आता है, पसीना ज़्यादा आने से पानी हमारे शरीर में वैसे ही कम है, तो क्या होगा, ये हार्मोन कहेगा इसको, यहाँ आकर के वो कार्य करेगा भी पानी शरीर में वैसे कम है, इसलिए पानी को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करो, सिर्फ अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालो। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हो तो अलग बात है, सर्दी में पसीना आता नहीं है, ठीक है, और पानी शरीर में पूरा होता है, जल पूरा होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो हार्मोन क्या करता है कि यहाँ पानी कहता है भी पानी फुल है, जाने दो, तो यूरिया के साथ पानी ज़्यादा निकलेगा। कहने का मतलब सर्दियों में पेशाब की मात्रा ज़्यादा होगी, गर्मियों में कम होगी। क्यों? गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है। तो ये इसका जवाब है तीसरे क्वेश्चन का। ठीक है, बाकी अभ्यास के क्वेश्चन मैंने शायद जहाँ तक हमने सारे बता दिए, कोई है तो मैं कल देख करके वीडियो बना करके आपको भेज दूँगा। ठीक है, ये आपका लेसन कंप्लीट है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके, गुड बाय।